Hi everyone, welcome to SSC Exams Mentor. I hope all of you are doing well और आप सब SSC GD एग्जाम के लिए राइट वे में प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो ये जो मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है ये आपको SSC GD एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन यदि आप बाकी एग्जाम्स भी देना चाहते हो SSC के या रेलवे के या फिर या कोई आप और एग्जाम देना चाहते हो जिसमें QRLR पूछा जाता है, तो आप देखोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ भी ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके, सो चलो साथ में आज फिर से हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। समबाहु त्रिभुज से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सारे फार्मूलाज याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर के आप फाइंड आउट करने के बारे में नहीं सोच सकते। राइट, सो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। देखो आपको आपको ना हाइट भी सेंटीमीटर में बतानी है और यहाँ पर परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो अपने को मीटर सेंटीमीटर का फॉर्चुनेटली ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। देखो परिमाप सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया है, वह परिमाप, और आपसे पूछा जा रहा है हाइट, तो ऑब्वियस बात है इस परिमाप वाले डेटा को आपको करना पड़ेगा यूज टू फाइंड द हाइट। अब सोचो परिमाप होता क्या है। परिमाप यदि आप सोचते हो तो कोई त्रिभुज में तीनों साइड के लेंथ को आप ऐड करते हो तो इसी से आपको परिमाप मिलता है, और समबाहु त्रिभुज में सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अब यदि आप ये मान रहे हो कि एक साइड की लेंथ यहाँ पर a है या फिर आप a सेंटीमीटर मान रहे हो, ठीक है, आप a सेंटीमीटर मान रहे हो कि समबाहु त्रिभुज में एक साइड की लेंथ a है, तो तीन साइड का यदि आप तीन साइड्स का आप लेंथ को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 3a मिल जाएगा। सो 3a इक्वल टू 36√3। यहाँ से देखो 3 इंटू 1 3 इंटू 12। सो a की वैल्यू क्या मिली? a की वैल्यू मिल रही है 12√3। सो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि इस समबाहु त्रिभुज की साइड की लेंथ क्या है, आप तुरंत बता दोगे 12√3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको तो साइड की लेंथ नहीं पूछी आपसे तो साइड का लेंथ नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हाइट, ऊंचाई। अब आपको ना इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि यदि समबाहु त्रिभुज का हाइट बताना है आपको तो सिंपल √3/2 इंटू ए करना होता है। अब यहाँ पर ए क्या है? ए बेसिकली उस त्रिभुज के साइड की लेंथ है, तो टेक्निकली आपको ना यहाँ पर अब ए पता होना चाहिए, राइट। और देखो आपको पता है दैट इज इक्वल टू 12√3। सो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे? √3/2 इंटू 12√3 कर सकते हो कि आप सिंप्लीफाई कर लोगे आप 2 इंटू 1 2 इंटू 6। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 6 इंटू √3 इंटू √3। यहाँ से क्या मिलेगा? 6 इंटू रूट थ्री क्या होगा? यहाँ से √9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 3। सो दिस इज इक्वल टू 18। तो ये 18 क्या है? 18 सेंटीमीटर है। ओके, सो मेरे को ये बताओ कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो एक चीज और है, यहाँ पर भले ही आपसे एरिया नहीं पूछा जा रहा है बट आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पर अगेन ए समबाहु त्रिभुज की साइड की लेंथ होती है। सो ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रखो ताकि यदि समबाहु त्रिभुज से कोई सभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। अब जरा आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। दिया हुआ है कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान की सीटों का अनुपात 7:8:9 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन सीटों को क्रमशः 20%, 30% और 60% बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो ये 20% किसकी सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव है? क्रमशः वर्ड का वहाँ यूज किया गया है। सो यहाँ पर यदि इंजीनियरिंग पहले है तो आप ये कह सकते हो कि इंजीनियरिंग में 20% सीट बढ़ाए जाने का प्लान है, वहीं प्रबंधन में 30%, वहीं विज्ञान में 60%। अब आपसे पूछा जा रहा है बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा लैंग्वेज और बेटर हो सकता है। आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब आप सीट बढ़ा दोगे तो साइंस में कुछ नया नंबर ऑफ सीट आ जाएगा, सेम प्रबंधन में भी बढ़ जाएगा सीट, और सेम जो है सो विज्ञान में भी सीट बढ़ जाएगा। तो अब जो इन तीनों डिपार्टमेंट में सीट है उनका रेशियो क्या होगा? देखो आप ये कह सकते हो ये जो रेशियो दिया हुआ है 7:8:9, एक तो इंजीनियरिंग है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, 8 डिपार्टमेंट है आपका मैनेजमेंट और 8 डिपार्टमेंट है आपका साइंस। क्या दिया हुआ है? इन तीनों डिपार्टमेंट में सीटों का अनुपात है 7:8:9। इसका क्या मीनिंग है कि यदि इंजीनियरिंग में 7 है तो मैनेजमेंट में 8 होगा, साइंस में
9 होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो यदि मैनेजमेंट में 8 होगा तो इंजीनियरिंग में 7, साइंस में 9, साइंस में 9 होगा तो मैनेजमेंट में 8, इंजीनियरिंग में 7। देखो कितना-कितना परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, इंजीनियरिंग में बढ़ाया जा रहा है 20%, वहीं मैनेजमेंट में बढ़ाया जा रहा है 30%, वहीं साइंस में बढ़ाया जा रहा है 60%। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो यदि आप चाहो तो 7 का 20% फाइंड आउट कर लोगे, आप कह दोगे कि वो 1.4 की इक्वल होगा, 7 + 1.4, तो इंजीनियरिंग में सीट क्या आप ले लोगे 8.4। आप सोच रहे होगे कि इंजीनियरिंग में सीट 8.4 है तो डेसिमल में आ गया। देखो भले ही आंसर भले ही वैल्यू डेसिमल में आ गया बट एंड में तो आपको रेशियो लेना है। तो जब आप रेशियो लेते हो तो इन्हीं चारों में से कोई आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आइडियली हम लोग कभी डेसिमल से डील नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम डेसिमल से अपने को डील करना पड़े, नहीं तो कैलकुलेशन में एरर होने का ह्यूज चांसेस रहता है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ इसे बना दो 70, इसे बना दो 80, इसे बना दो 90। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? पहली बात तो रेशियो को हैम्पर नहीं कर रहे हम लोग, अभी भी रेशियो 7:8 रेशियो 9 ही है। आपने यदि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो तीनों को 10 से मल्टीप्लाई किया है। अभी भी रेशियो लेते हो आप तो 7:8:9 रहता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अब यदि 70 का 20% फाइंड आउट करोगे तो किसके इक्वल होगा? वो 14 के इक्वल होगा। 7 को यहाँ पर आपने 70 की तरह ट्रीट किया तो इससे क्या फायदा? देखो पहली बात ना, सीटों का अनुपात दिया हुआ है और फिर अनुपात ही आपसे पूछा जा रहा है। कोई आपसे नंबर तो पूछा नहीं जा रहा है कि बताओ इंजीनियरिंग में क्या है नंबर ऑफ सीट्स, या किसी बाकी डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ सीट्स नहीं पूछा जा रहा है, और एंड में अनुपात ही बताना है। सो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास फ्रीडम है। आप चाहो यदि तो इंजीनियरिंग को 70 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 140 ले लो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे कुछ भी चेंज आपके आंसर में नहीं आना। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक-एक जीरो क्यों ऐड किया? इसलिए ऐड किया है क्योंकि अब अपना कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। 70 को यदि 70 का 20% निकालोगे तो देखो दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो चुका है। सो 14 कितना बढ़ा? 14 बढ़ा। बताओ पहले 70 था अब 14 बढ़ गया। नाउ दिस इज 84। व्हाट अबाउट 80 का 30%? आई नो आप सब काफी स्मार्ट बच्चे हो, तुरंत बता दोगे कि 80 का 30% होता है 24। अब यदि 80 का 30% होता है 24, सो बेसिकली मैनेजमेंट में कितना बढ़ा? 24। सो दिस इज इक्वल टू 104, 80 + 24। अब जरा देखो 90 का 60% अगेन, 90 का 60% इज इक्वल टू 54। यही तो फायदा है। ये तो समझ में आ रहा था कि 60% यदि हम लोग जाते हैं फाइंड आउट करने, डिवाइडेड बाय 100 करना होगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 100 में तो एक एक्स्ट्रा जीरो होता है। सो बेसिकली यहाँ पर यदि मैं इन सब में एक जीरो ले आऊँ तो अपना काम हो जाएगा यहाँ से आसान। सो 90 का 60% दैट इज 54, 90 + 54 यदि आप करते हो तो आपको मिलेगा 144। इसका आपको लेना है रेशियो। अब यदि आपको इसका रेशियो निकालना है तो देखो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लो पहले, वैसे सारी नंबर्स 4 से भी डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली। सो 4 × 21, 4 × 26, 4 × 36। देखो 4 × 2 करोगे तो 8 और 2 4 है, सो 4 × 6, 4 × 3 12, 2 4, सो 4 × 6। अब आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो योर आंसर इज 21:26:36। दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको परसेंटेज में अच्छा होना होगा, आपको रेशियो प्रोपोर्शन को का बेसिक्स आपको समझ आना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो आप में से आई नो कुछ बच्चे इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उनका कहना होगा कि ठीक है 70 का 20% बढ़ा है तो मैं क्यों पहले 14 निकालूं फिर ऐड करूं। आई नो फिर आप ऐसे लिखोगे 70 × 1.2। कुछ बच्चे इसे लिखेंगे 70 × 120/100। कुछ बच्चे लिखेंगे 70 × 6/5। बट अल्टीमेटली कुछ भी करो आंसर तो आपका वही आना है। अब ये वही बात हो गई कि आपने परसेंटेज को किस वे में डील करना सीखा है, राइट। सो आप इसे 70 × 1.2 करो, 70 × 120/100 करो, 70 × 6/5 करो, आंसर आपका नहीं बदलने वाला। ये क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो जो बिगिनर्स होते हैं वो यूजुअली इन क्वेश्चंस में ज्यादा गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि किसी पर्सन ने दो पेन को 12 रुपीज में बेचा, बेसिकली दोनों पेन को 12 रुपीज में बेचा, वन पेन एट 12 रुपीज, अनदर पेन एट 12 रुपीज। फिर ये दिया हुआ है कि एक वन पेन पर उसे 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पेन पर उसे 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, कुल मिलाकर उसे लाभ हुआ, हानि हुआ, कितने रुपए का हानि हुआ, ये सब पूछा जा रहा है।
तो अधिकांश बच्चे इसमें मार्क कर देते हैं ना लाभ हुआ ना हानि हुई, जो गलत है। देखो पता है ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ये आंसर तब होता जब आपके क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि दोनों पेन का कॉस्ट प्राइस सेम है। जब ये मेंशन रहता कि दोनों पेन का क्रय मूल्य इक्वल है, दोनों पेन को सेम प्राइस पर खरीदा गया है। यदि आप इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे तो कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि दोनों पेन का कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यदि मैं 2 आर्टिकल दे दूँ अभी आपको और दोनों आर्टिकल को जो है सो सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदा गया है। अब एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए, एक को 20% लॉस पर बेचा जाए, उस केस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बट यहाँ कॉस्ट प्राइस के बारे में आपको आइडिया नहीं है। यहाँ सिंपली ये दिया हुआ है कि दोनों पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, 12 रुपीज़ है। ठीक है, सो आप देखो ये दोनों पेन का क्या कॉस्ट प्राइस है, 12 रुपीज़ है। सॉरी, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर आपसे ना परसेंटेज में नहीं पूछा जा रहा है। जब आप ऑप्शंस पढ़ते, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो यदि क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझ में आए तो कई बार ऑप्शन पढ़ लेने से काम आसान हो जाता है। आपसे परसेंटेज में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। देखो क्या सब ऑप्शन दिख रहा है। 1 रुपए की हानि हुई, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो बेसिकली आपको ये बताना है कितने रुपीज का प्रॉफिट या हानि हुआ। ओके, अब जरा देखो सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज। ठीक है, तो एक केस में क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। वहीं देखो एक केस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने परसेंटेज का, 20% का। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, यदि आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो क्या यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल लोगे? यदि आपके पास सेलिंग प्राइस है, यहाँ लॉस परसेंटेज है, तो क्या आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल लोगे? अब जरा देखो, यहाँ से यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो बहुत सारा वे है। एक वे तो ये कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज यदि 20% है, तो आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है सेलिंग प्राइस। तभी तो सेलिंग प्राइस टू, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है, राइट? कितना परसेंटेज ज्यादा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। तो आप चाहो तो इसे इस वे में भी लिख सकते हो, 20% ज्यादा है, सो सीपी इंटू 120/100। या आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, सीपी इंटू 1.2। या आप ये भी लिख सकते हो, सीपी इंटू 6/5, राइट? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी परसेंटेज ज्यादा होता है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, इंटू 1+f। क्यों, ये f क्या है, आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया। यदि परसेंटेज कम है तो आप इसे लिख सकते हो इंटू 1-f। तो ये जो 120/100 आया है, ये कैसे आया, ये आपको मिला है 1 + 1 + 20/100 से, राइट? तो इसे आप किसके इक्वल रखोगे, दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, 12 × 10, सो 10 × 10। सो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 10 रुपीज के इक्वल है। सो यहाँ से मैं आपको मिल जाए कॉस्ट प्राइस। आई नो कि आप में से कुछ बच्चे इसे इस तरीके से लिखेंगे कि CP इंटू 1.2 इक्वल टू 12। ये भी आसान है। देखो यहाँ पर डिसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो 10। सो CP इक्वल टू 10। कुछ बच्चे इसे इस तरीके से डील करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 20% है, तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। तो कुछ स्टूडेंट इसे इस तरीके से डील करेंगे कि यदि 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता, 6 रुपीज होता, क्योंकि 1 रुपीज का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है, 6 × 2 हो रहा है, तो 5 × 2 10। सब अपने अपने वे में डील कर सकते हैं, मैं सारा वे बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का परसेंटेज में क्या अप्रोच है, बट यही 3-4 अप्रोच आप लोग अप्लाई करते होंगे। ठीक है, अब जरा देखो सेलिंग प्राइस 12 है, लॉस परसेंटेज क्या है, 12% दिया हुआ। लॉस हो रहा है ना, लॉस का क्या मीनिंग है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तभी तो आप कहते हो कि लॉस हुआ है बेसिकली। सो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना कम होगा, 20% कम होगा। अब यदि 20% कम होगा तो इंटू 1-f वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। सो CP इंटू 1-f। 1-f का क्या मतलब है, इस 20 को आप बदल दोगे किस में, फ्रैक्शन में। सो 20/100 ये किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल आएगा। देखो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो CP इंटू 1-20/100 है, तो इसे या तो 1/5 बना लो, 20 × 1 20 × 5, तो 1/5 बना लो। तो 1/5 बना लोगे तो 1 - 1/5 इक्वल टू 12। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा CP इंटू 4/5 इक्वल टू 12। सो 4 × 1 4 × 3। सो यहाँ से CP क्या मिलेगा, यहाँ से CP मिलेगा 15 रुपया। अब जरा देखो कि आपने
दो आर्टिकल सेल किया, दो पेन बेसिकली सेल किया, दोनों पेन को 12-12 रुपए पे सेल किया, 12-12 रुपीज़ पे सेल किया। तो मेरे को बताओ कि उस पर्सन को कितना रुपया मिला बेचने पे? बेचने पे तो उसे 24 रुपीज़ मिला, लेकिन देखो उसे खरीदने के लिए उसे कितना रुपया उसे इन्वेस्ट करना पड़ा। उसने एक पेन को खरीदा है 10 रुपीज़ पर, दूसरे पेन को खरीदा उसने 15 रुपीज़ पर। सो खरीदने के लिए उसे 25 रुपीज़ देना पड़ा। तो बेसिकली उसे लॉस हो गया ना, कितने रुपए का लॉस हुआ? उसे 1 रुपीज़ की लॉस हुई। 1 रुपीज़ कौन से ऑप्शन में है? 1 रुपीज़ ऑप्शन ए में है। देखो चलो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ थोड़ा-सा। आई नो कि आप में से कुछ बच्चे फिर से यहाँ पर कुछ शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट होता क्या है? जो बेसिक्स है ना उसे थोड़ा-सा ब्रेक करके एंड स्टेज पर आपको शॉर्टकट बता दिया जाता है कि ये रहा आपके लिए शॉर्टकट, ठीक है? अब ज़रा देखो 20% का लॉस है, तो बेसिकली 1/5 का लॉस है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो 1/5 का लॉस है ना, तो आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस यदि 5 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ का लॉस है, दैट इज़ 4 रुपीज़। देखो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस 12 है, सो 4 इंटू 3, सो कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 3 15। सो आप इस वे में भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सब ना वही बेसिक से आया इंटू 1 प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। सो 1 रुपीज़ की हुई है यहाँ पर हानि, ठीक है? ओके, चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और था लास्ट क्वेश्चन में ही, मैं बता देता हूँ, पूछा भले ही नहीं गया है यहाँ पर, बट कई बार पूछा जाता है। कभी भी यदि किसी भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि आपने दो वस्तु को, दो आर्टिकल को, दो प्रोडक्ट को, दो आइटम को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, ध्यान से सुनना, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, एक में आपको एक्स परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में आपको एक्स परसेंटेज की लॉस हुई है, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ओवरऑल क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। क्या मैंने बताया है कि दो आर्टिकल है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, मैं कॉस्ट प्राइस सेम नहीं बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस सेम है। एक आर्टिकल में प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? एक्स परसेंटेज है, वहीं दूसरे आर्टिकल में लॉस परसेंटेज क्या है? एक्स परसेंटेज है। तो ओवरऑल क्या होगा? हमेशा ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, और यहां से आपको ओवरऑल लॉस परसेंटेज का भी फार्मूला याद रखना चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 100%, ठीक है? ये आप याद रखना। इस पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, इनफैक्ट बैंकिंग एग्जाम्स पर भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर क्या आया था? 1 रुपए की हानि हुई। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, और ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे आपका एसएससी जीडी मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 7-8 शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आना है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 0.75 और 3 का औसत समानुपाती बताओ, मीन प्रोपोर्शनल बताओ। मान लो दो नंबर दिया हुआ हो और उन दोनों का यदि औसत समानुपाती आपसे पूछा जाए, तो वो फाइंड आउट करने का, औसत समानुपाती फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फार्मूला है। दोनों नंबर को कर दो मल्टीप्लाई और उसका ले लो स्क्वायर रूट, यही होगा आपका आंसर। मान लो दो नंबर है ए और बी, ए इंटू बी करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। देखो यहाँ पर अगेन आप अपने अपने वे में, यदि आप डिसिमल में कंफर्टेबल हो तो आप तुरंत समझ जाओगे डिसिमल और मल्टीप्लीकेशन में कि 75 इंटू 3 होता है 225, तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? 2.25 के इक्वल होगा। अब आपको याद होगा कि 15 का स्क्वायर होता है 225। यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन सब में अच्छे हो तो आप तुरंत लिख दोगे ओके दिस इज इक्वल टू 1.5। सो आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, मान लो आपको नहीं पता कि यहाँ पर मैं कैसे 1.5 ला रहा हूँ, तो फिर आप थोड़ा सा इस तरीके से सोचो, 225 डिवाइडेड बाय 100। 100 मैंने कैसे लिखा? यहाँ डिसिमल के बाद दो डिजिट है, सो यहाँ पर मैंने दिया 2 जीरो। अब तो आप बता सकते हो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 15। 100 का क्या होगा? 10। इसे सिंप्लीफाई करोगे 1.5। आप चाहोगे तो इसे 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। लेकिन मैं कहूँगा 3/2 सब मत सोचो, आसान है, 10 जब है 10 से डिवाइड करना है तो फिर फर्दर क्यों सिंप्लीफाई करना। सो 15/10 दैट इज इक्वल टू 1.5। सो 1.5 इज द राइट आंसर। यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि यदि दो नंबर है ए और बी, इनका आपसे पूछा जाए मीन प्रोपोर्शनल, आप इस फॉर्मूला को याद रखना, आप 5 सेकेंड के अंदर आंसर कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये टाइम एंड वर्क टॉपिक से है, राइट? बेसिकली समय और कार्य जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है? अंजलि को एक पूरा काम करने में राउंड के काम से 4 गुना और जॉन के काम से 3 गुना टाइम लगता है।
सो बेसिकली अंजलि को ज़्यादा टाइम लग रहा है। अंजलि को रॉन किसी काम को जितना टाइम में करता है उससे उसे 4 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं आप देखोगे जॉन से उसे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। फिर दिया हुआ है यदि ये तीनों मिल करके अंजलि, जॉन, रॉन ये तीनों मिल करके काम करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में 4 दिन लगता है। रॉन को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से यदि 4 गुना ज़्यादा टाइम लगे किसी काम को कंप्लीट करने में, यहाँ से आप क्या समझते हो? यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जिस पर्सन को 4 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है वो 1/4 काम कर रहा है दूसरे का। या फिर ये भी कह सकते हो कि अंजलि को 4 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है रॉन के तुलना में, तो इट मीन्स अंजलि जब 1 वर्क करेगी तो उस पीरियड में रॉन 4 वर्क कर लेगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि तभी तो देख रहे हो अंजलि का 4 गुना, अंजलि का 1/4 स्पीड है ना, उसका स्पीड कम है। तो अंजलि यदि 1 वर्क करती है तो रॉन कितना काम करेगा? 4 वर्क कर लेगा। सो यहाँ से आप इस तरीके से थोड़ा-सा सोचो कि अंजलि यदि 1 यूनिट वर्क करती है, ठीक है? वैसे एग्जाम में आई नो आप सब यूनिट मत लिखना, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी मैं यहाँ पर यूनिट लिख रहा हूँ। वैसे आप ए लिखोगे उससे आपका काम हो जाएगा, आप पूरा नाम भी क्यों लिखोगे, राइट? सो बेसिकली अंजलि जब 1 यूनिट वर्क करेगी तो रॉन कितना काम कर लेगा? 4 यूनिट। क्योंकि अंजलि को 4 गुना टाइम लग रहा है तो यहाँ से आप ये भी तो कह सकते हो ना कि रॉन 4 गुना ज़्यादा काम करता है, रॉन का जो एफिशिएंसी है वो 4 गुना है। वहीं देखो जॉन के काम से अंजलि को 3 गुना समय लगता है। तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि जॉन 3 गुना काम कर सकता है, जितनी देर में अंजलि 1 यूनिट काम करेगी उतनी देर में जॉन कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है? अब जरा देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है तीनों मिलकर के यदि काम करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है? 4 दिन लगता है। देखो अब आपके पास आज़ादी है, अपना यहाँ पर ये मानो कि अंजलि 1 डे में 1 यूनिट काम करती है। देखो मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को बस सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास फ्रीडम है कि आप ये मान लो कि अंजलि 1 डे में 1 यूनिट वर्क करती है। अब यदि अंजलि 1 डे में 1 यूनिट करती है तो रॉन 4 यूनिट करेगा, जॉन 3 यूनिट करेगा। सो ये तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे इन 1 डे? ये तीनों मिलकर के काम करेंगे 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, ठीक है? अब जरा देखो 4 दिन लग रहा है, सो 1 डे में 8 यूनिट्स, तो बताओ 4 दिन में कितना यूनिट? 8 इंटू 4। बेसिकली इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आप इस कंक्लूजन तक पहुँच चुके हो कि आप कह सकते हो कि जो टोटल वर्क होगा वो 32 यूनिट्स का होगा, वो 8 इंटू 4 यूनिट्स का होगा, क्योंकि 1 डे में 8 यूनिट्स, 4 डेज, सो 8 इंटू 4। अब जरा देखो यहाँ से, वैसे आप चाहो तो इसे नहीं भी पूरा मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एनी पे 8 इंटू 4 इक्वल टू आप 32 भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब दिया हुआ है रॉन को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है? बताओ रॉन 1 डे में कितना काम करता है? रॉन 1 डे में 4 यूनिट करता है और वर्क है कितना यूनिट का? 32 यूनिट का। सो 32/4 दैट इज 8 डेज। तभी मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पर यदि 8 इंटू 4 नहीं भी प्रॉपर मल्टीप्लाई करते, एंड में तो आपको 4 से ही डिवाइड करना होता, तो भी आपका आंसर 8 ही आता। क्या आंसर है? 8 डेज आंसर है, राइट? सो टाइम एंड वर्क को आप इस वे में काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन डी यहाँ पर है आपका राइट आंसर। लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 12,000 रुपया एक निश्चित अवधि में, बेसिकली कुछ टाइम पीरियड में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,972 रुपीज हो जाती है। तो आपको बताना है टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम पीरियड लगता है। देखो टाइम पीरियड ना आपको ईयर में बताया जा रहा है, ऑप्शन दो ईयर में, ऑब्वियस आपका काम आसान है, ठीक है? अब यहाँ पर ना 2-3 अप्रोच है जिस अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एक तो सबसे सिंपल फंडा है कि ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका टोटल अमाउंट। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, आपने चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा, तो यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n। जहाँ पर ए क्या है? जहाँ पर ए है टोटल अमाउंट, दैट इज इक्वल टू 15972। प्रिंसिपल क्या है? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% वार्षिक। सो आप कह सकते हो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब आपसे ना टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, आपसे एन पूछा जा रहा है, ईयरली ही कंपाउंड हो रहा है, देख लो कंपाउंडिंग एनुअली सब लिखा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं प्रॉब्लम।
अब जरा देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट है 15972, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 12,000। एंड में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ओके, दिस इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर एन, एन ही तो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, 15972 डिवाइडेड बाई 12,000 इक्वल टू, देखो ये 1010 कैंसिल, so 1 plus 1 by 10, so this is basically 11 by 10, this is basically 11 by 10 to the power n। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर आप इसे आप चाहो तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो आप इसे आप बेसिकली 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, राइट, 6 से भी कर सकते हो, एनीवे 4 से ही पहले करते हैं। 4 इंटू 3000, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, 4 इंटू 3 12, 3 9, सो 4 इंटू 9 36, तो 36 है ना, सो 3 7, सो 4 इंटू 9 देन 3। अब देखो इसे आप 3 से डिवाइड कर लो, 1000, दिस इज 1331। अब आपको ना ये समझ आना चाहिए, जब आप 1331 डिवाइडेड बाय 1000 देखते हो तो पता है यहाँ से ना आपको कुछ याद आना चाहिए, 1010 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है। मैं यहाँ से अब आगे और सिंपल कैलकुलेशन सब नहीं कर रहा, थोड़ी देखो आप सबका रोल होना चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब आपको याद होनी चाहिए। क्यूब, क्यूब रूट तो कम से कम आपको 1 से 25 तक का याद रखना चाहिए, 1 से 25 तक का आपको क्यूब याद रखना चाहिए, 1 से 50 तक का मिनिमम आपको स्क्वायर याद रखना चाहिए। यदि आप ये चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ 21 का क्यूब क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 9261। यदि आपको ये नहीं पता होगा तो एग्जाम हॉल में ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि आप ये चाहते हो कि आप एग्जाम में जाओ 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस हो एग्जाम हॉल में, तो फिर ये छोटे छोटे शॉर्टकट तो याद रखने ही होंगे, इनसे आप नहीं बच सकते। सो यहाँ पर देखो आप 11 बाई 10 टू द पावर एन इक्वल टू क्या है, 1331 है। सो बेसिकली इसे मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि दिस इज 11 बाई 10 का क्यूब, दिस इज 11 बाई 10 का क्यूब। अब आपको पता होगा बेस यदि इक्वल होता है तो पावर इक्वल होता है। फिर सवाल उठता है कि बेस इक्वल है, ये मैं कैसे सोच रहा हूँ। देखो यहाँ पर बेस है 11 बाई 10, यहाँ भी बेस है 11 बाई 10, तो बेस हो गया इक्वल, तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो पावर इक्वल होगा तो यहाँ पर दिस इज एन, और उसमें क्या है 3, सो बेसिकली टाइम पीरियड इज 3, 3 years इज द राइट आंसर। 3 years क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा जा रहा है, दिया हुआ है 2760 रुपये को दो पार्ट्स में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि जब इन्हें क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो प्राप्त राशि बराबर हो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि बताओ। अब इस क्वेश्चन में ना एक अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। वो पता है क्या सोचते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना तो प्राप्त राशि बराबर हो, दे थिंक कि यहाँ पर इंटरेस्ट इक्वल की बात की जा रही है, इक्वल इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि समान साधारण ब्याज मिले दोनों केस में, दोनों धनराशि पर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो दिया हुआ है तो प्राप्त राशि बराबर हो, ये बेसिकली टोटल अमाउंट की बात की जा रही है। फिर व्हाट इज टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिलता है इसे ही आप कहते हो टोटल अमाउंट, राइट। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल अमाउंट इक्वल की बात की जा रही है। यदि आप टोटल अमाउंट नहीं समझ के सिंपल इंटरेस्ट समझ के इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर दो दो ऑप्शन तैयार हैं आपके मार्क्स को उठाने के लिए। ओके, सो थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, सिली मिस्टेक्स के कारण आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। अब जरा आप देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या है, पहले तो जो रुपया है 2760 है, उसे दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक पार्ट में रुपया इन्वेस्ट किया गया x और दूसरे पार्ट में किया गया y, ठीक है। अब जरा देखो आप, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए किया जा रहा है इन्वेस्ट। सो बेसिकली टाइम पीरियड क्या है, 2 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%।
वहीं यदि मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 4 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज 5% पर एनम। तो मेरे को बताओ यहाँ पर ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ही है ना। आप चाहो तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, 2 इंटू 5 10, सो 10% ऑफ एक्स होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब 10% क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/10 होता है। तो आप ये भी सोच सकते हो 1/10 ऑफ एक्स, तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होगा x/10। सो बेसिकली यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा x प्लस x/10, बेसिकली 11x/10। या फिर आप इस तरीके से भी तो सोच सकते हो ना कि यदि इंटरेस्ट 10% ऑफ एक्स है तो बेसिकली ओवरऑल जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो इस एक्स से 10% ज़्यादा होगा। तो यदि 10% ज़्यादा हो रहा तो आप क्यों नहीं x इंटू 11/10 डायरेक्टली लिख लेते हो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका आपका ही टाइम बचेगा। ठीक है, एनीवे चलो यहाँ पर फिर भी मैं बेसिक वे में बता रहा हूँ कि ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100। सो 5 इंटू 20, 2 इंटू 1, 2 इंटू 10। सो यहाँ से बताओ ऐसा ही क्या मिला, यहाँ से आपको ऐसा ही मिला x/10। अब यदि ऐसा x/10 मिला तो टोटल अमाउंट क्या होगा, x प्लस x/10 होगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10x प्लस x दैट इज 11x/10। यही भी मैं आपको बता रहा था कि देखो 10% जब होगा सिंपल इंटरेस्ट तो x से 10% ज़्यादा। आपने पढ़ा होगा ना, x इंटू 1.1। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 11x/10 ही आएगा। या आप 10% बढ़ रहा है ना ओवरऑल अमाउंट, सो 1 प्लस 10/100। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x इंटू 11/10 ही तो आएगा। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो थोड़ा सा। यहाँ पर बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 4 इंटू 5 20। सो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा 20% ऑफ y। 20% ऑफ y मीन्स व्हाट, 1/5 ऑफ y। सो बेसिकली y/5। सो y/5 इसमें ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, y प्लस y/5 दैट इज 6y/5। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो 4 इंटू 5 20% है। सो 20% यदि बढ़ेगा तो y का 20% बढ़ेगा तो y इंटू 1 प्लस 20/100 दैट इज 120/100 इंटू y दैट इज 6y/5। आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो थोड़ा सा ना आप खुद को ट्रेन भी करो थिंक विदाउट इंक के लिए, कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो अभी नॉर्मली अपने घर पे या अभी क्लासेज में ही, तो कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए आप पेन यूज करना अवॉइड करो। इससे क्या होगा, आप मेंटली शार्प हो जाओगे इन क्वेश्चन से डील करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आप इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट हो रहा है, यदि आप बेसिक वे अप्लाई करोगे y इंटू 5 इंटू 4/100। सो 4 इंटू 25, 5 इंटू 1, 5 इंटू 5, सो y/5। तो बताओ टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, y प्लस y/5। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5y प्लस y/5 दैट इज इक्वल टू 6y/5। क्या दिया हुआ है, दोनों प्राप्त धनराशि इक्वल हो। सो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो 11x/10 आपको दिख रहा है ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये इक्वल होना चाहिए 6y/5 के। आपने क्या माना था कि x रुपीज 1 पार्ट है, y रुपीज सेकेंड पार्ट है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल है y फाइंड आउट करना। हो सकता है ऑप्शन में x भी प्रेजेंट हो, सो ध्यान रखना x फाइंड आउट करके आप आंसर मार्क करोगे तो इतना मेहनत किया हुआ बर्बाद हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो इसे आप सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2। ओके, सो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आप लिख सकते हो 11x इक्वल टू 6 इंटू 2 12y। यहाँ से बताओ x/y क्या आ जाएगा, या यहाँ से आप चाहो तो y/x ही निकाल लेते हैं। y/x क्या आ जाएगा, y/x आप बता दोगे 11/12, क्योंकि 12 को आप यहाँ लाओगे ना, x को यहाँ लाओगे, सो 12/11, 12/11। सो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर y/x मिला आपको 12/11। इससे ये समझ आ रहा है कि यदि y 12 होगा तो x 11 होगा। इससे ये समझ आ रहा है कि जो दूसरा पार्ट में इन्वेस्ट किया गया रुपया वो यदि 12 होगा तो फर्स्ट पार्ट में 11 रुपीज इन्वेस्ट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर आप, यदि फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है सेकेंड पार्ट में, तो बेसिकली कैसे फाइंड आउट करोगे आप यहाँ से। अब जरा देखो आप y/x इक्वल टू यदि 12/11 आ चुका है तो इट मीन्स टोटल अमाउंट यदि 23 है, टोटल अमाउंट यदि 23 है, तो बेसिकली टोटल अमाउंट यदि 23 है तो बताओ यहाँ पर y वाला पार्ट क्या होगा, उसमें 12 होगा। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है जैसे ना, हाँ 11/12 होगा, सॉरी
दिस इज 11/12, सॉरी हाँ ये 11/12 है, वाई में कम किया जा रहा है। जो सेकंड पार्ट है ना उसमें कम किया जा रहा है, वो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं 4 × 5 20 होगा और ये 2 × 5 10 है। तो ऑब्वियस है उस वाले में जो है सो उसे बेसिकली ये 20% है, तो ये ज़्यादा है ये कम है और एंड में दोनों को इक्वल होना है तो इसे कम होना होगा, राइट। अब जरा देखो आप यहाँ से क्या मिला, 11/12 मिला। 11/12 मिला, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि टोटल यदि 23 है तो उसमें y क्या है, उसमें y है 11, लेकिन टोटल अमाउंट है क्या, टोटल अमाउंट है 2760। टोटल अमाउंट क्या है, 2760 है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 23 × 1, 23 × 1, 4 6 बच रहा है, 23 × 2, देन 1 मोर जीरो, सो 11 × 120, दैट इज 1320। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 1320। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं यदि आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जाती, फर्स्ट पार्ट में धन राशि जो इन्वेस्ट किया गया वो पूछा जाता, तो आप क्या लिख सकते थे, 12/23 × 2760। ओके, सो क्या आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये ना फेमस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप पढ़ते होंगे कि दो नंबर्स के लिए HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और बेसिकली वो मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, HCF और LCM के इक्वल होगा। देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दो संख्याओं का HCF और LCM 32 और 192 है। सो एक काम करें, HCF × LCM यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। एक नंबर है 64 और यहाँ पर दूसरा नंबर दिया ही नहीं हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो दो नंबर्स है ना, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस बताओ। एब्सोल्यूट डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, मॉड लगा दो। मॉड लगा देने का क्या मीनिंग है कि यदि किसी भी एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट किया, पॉजिटिव आया, कोई इशू नहीं है। यदि निगेटिव आ गया, आपने मॉड अप्लाई किया तो भी बेसिकली आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एब्सोल्यूट डिफरेंस का ये मीनिंग होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। सो इसे आप क्या करो, जो सेकेंड नंबर है उसे आप मान लो y, ठीक है। सो अब जरा आप इसे सिंप्लीफाई करो, 32 × 1, 32 × 2, देन 2 × 1, 2 × 96। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली, 96। आपको याद है दूसरा नंबर, पहला नंबर कौन सा था, 64। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 96 - 64 दैट इज इक्वल टू 32। आपका आंसर क्या आएगा, 32। ओके, आप ये सोच रहे हो कि मैंने 64 में से 96 भी तो सब्सट्रैक्ट करना था ना, डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, तो करो आप 64 - 96 क्या मिलेगा, -32। मॉड यहाँ पर अप्लाई हो चुका है तो क्या मिलेगा, 32, राइट। जब अपने को ये पता है कि ये जो डिफरेंस होना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस तो पॉजिटिव ही होगा या फिर हो सकता है जीरो हो जाएगा, राइट। लेकिन जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। आई होप कि आपको ये भी पता हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 32 इज द राइट आंसर। सो 32। ओके, लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, इफ 9 पर्सन्स, दिया हुआ है कि 9 व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो दोगुनी दक्षता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। मेरे को ये बताओ कि यदि आप 9 पर्सन्स को काम में लगा रहे हो, 18 डेज के लिए लगा रहे हो, कितने डेज के लिए लगा रहे हो, 18 डेज के लिए, तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। सोचो 9 पर्सन्स हर दिन काम कर रहा है, ओवरऑल यदि मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना काम किया इन दोज 18 डेज, आप तुरंत बता दोगे 9 × 18। डेली डेली यदि आप अपने डायरी में नोट करोगे कि बताओ कितने पर्सन्स आएंगे, तो 9 × 18, सो बेसिकली 162 पर्सन्स काम कर रहे हैं इफेक्टिवली टू कंप्लीट दैट वर्क। अब पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दोगुनी दक्षता वाले। इसका क्या मीनिंग है कि पहले जो पर्सन थे ना काम इन्वॉल्व, उनसे ट्वाइस एफिशिएंसी वाला, उनसे डबल एफिशिएंसी वाला, बेसिकली वो जो पर्सन थे वो जितने देर में 1 यूनिट वर्क कर रहे थे उतनी देर में दोगुनी दक्षता वाले 2 यूनिट वर्क कर लेंगे। सो दोगुनी दक्षता वाले 18% काम में आ रहे हैं। कितने पर्सन आ रहे हैं काम में, 18%। मेरे को बताओ एक बात कि दोगुनी दक्षता है इन 18% की, तो पता है आपको ये जो 18% है, ये जो मैंने येलो कलर में आपको 9% को दिखाया, बताओ ये 18% ये कितने येलो वाले पर्सन्स, जो येलो में जो मैंने नंबर लिखा है उस टाइप के पर्सन्स के इक्वल के बराबर काम करेगा। इनका तो ट्वाइस एफिशिएंसी है इन पर्सन से।
सो कहने के लिए 18% है, बट पता है रियलिटी में ये कितने परसेंट ये लोग हैं? रियलिटी में ये तो 36% के बराबर में काम करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ कितना टाइम लगेगा, तो देखो 36% तो काम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, फिर कहने के लिए 18 है लेकिन रियलिटी में वो 36 है। और आपको ये पता है कि ओवरऑल इस काम को कंप्लीट करने के लिए 9 इंटू 18% लगने थे। अब जब 36% काम कर रहे हैं तो आ गया यहाँ से 36 से डिवाइड कर दो, 9 इंटू 1 9 इंटू 4, 2 इंटू 2 2 इंटू 9, सो 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5। सो 4.5 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सो कई बार इस टाइप के छोटे छोटे सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में ना ही आपसे गलती होनी चाहिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। ओके, अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, एवरेज औसत से सवाल नहीं पूछे जाए, ये बहुत ही रेयरली होता है। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है? इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर 50% ऑफ दैट नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर। सो बेसिकली दिया हुआ है कि कोई संख्या है, उस संख्या के 50% और उसी संख्या के 25% का औसत 280 है। क्या है औसत? 280 है। अब आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। अब अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 मेथड में करेंगे। मैं सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि यदि सपोज एग्जाम हॉल में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और यदि आप शॉर्टकट्स अप्लाई कर पा रहे हो तो आप कैसे करते इसे सॉल्व। सो यहाँ पर आप ये मान लो कि ये जो नंबर है, ये नंबर है x। आपसे नंबर ही तो पूछा जा रहा है, नंबर क्या है? x। उस संख्या का 50%, अब 50% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। अब मैं x इंटू 50/100 नहीं करूंगा, 50% होता है 1/2। सो बेसिकली उस नंबर का 50%, सो बेसिकली x/2। और यहाँ पर क्या दिया हुआ? उसी संख्या के 25%, 25% होता है 1/4। सो बेसिकली उस संख्या का 1/4, सो x/4। अब आप इसे समझो। बेसिकली अब आप ये कहो कि ये 3 नंबर हैं x/2। वैसे देखो ये शॉर्टकट से बहुत फास्टली हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप सबका बेसिक्स भी इंप्रूव हो जाए। सो x/2 और x/4, ये बेसिकली क्या है? ये 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 280। एवरेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जिन नंबर्स का एवरेज आपको निकालना होता है उन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना होता है, फिर उसे डिवाइड कर देना होता है कि कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर बताओ इन तीनों नंबर्स को यदि आप ऐड कर दो और फिर यदि आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 नंबर्स है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 280 के इक्वल आ जाएगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी। सो ये तो 3 इंटू 280 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 840, दैट इज इक्वल टू 840। देखो यहाँ पर ना बेसिक लगाने में ऑब्वियस है ज़्यादा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर x/1, सो 1 to 4 कैल्शियम 4, देन 1 इंटू 4 सो 4x, 2 इंटू 2 सो 2 इंटू एक्स, 4 इंटू 1 सो एक्स, ये इक्वल हुआ। सो 4 किसके इक्वल होगा? ये 840 के इक्वल होगा। सो बेसिकली ये क्या मिलेगा? 7x इक्वल टू 840। सो बेसिकली 7 इंटू 1, 7 इंटू 120, 12 इंटू 7 होता है 94। तभी आपको टेबल पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी आप फास्टली कर पाओगे। सो 120 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 480। आंसर क्या है आपका? 480 है। लेकिन क्या आप इस मेथड से बनाओगे एग्जाम हॉल में? नहीं, अपने को थोड़ा सा होना होगा क्लेवर। देखो आप सब ना रेशियो मेथड अप्लाई करने में बहुत ही माहिर हो, ये बात मेरे को अच्छे से पता है। जब आप सब रेशियो मेथड लगाने में अच्छे हो, काफ़ी ज़्यादा माहिर हो, तो चलो उसी मेथड को लगाते हैं, उसी शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं। देखो 50% दिया हुआ है और 25% भी दिया हुआ है। यदि सिर्फ 50% दिया होता तो 50% होता है 1/2, तो मैं उस नंबर को 2 मान लेता, उसका 1/2 तो 8 नंबर 2 होता, 8 नंबर 1 होता। बट यहाँ पर ना 25% भी दिया हुआ है, तो 25% होता है 1/4, 1/4। सो मैं एक काम करता हूँ, ये जो नंबर है ना उसे मैं मान लेता हूँ 4। अब यदि मैंने उस नंबर को 4 ले लिया, ठीक है, तो बताओ उस संख्या का 50%, तो बेसिकली 50% क्या होगा? 2। वहीं पर 25%, तो बेसिकली 4 का 1/4 दैट इज 1। अब जरा देखो ये 4 2 1, और आपको ये तो समझ में आ रहा होगा एवरेज यदि 280 है, इन तीनों नंबर्स का मैं आपसे सम पूछूं तो आप बता पाओगे 280 इंटू 3 दैट इज 840। सो बेसिकली तीनों नंबर्स का सम किसके इक्वल है? 840 के इक्वल है। लेकिन बताओ मेरे को इन रियलिटी वो नंबर तो 4 ही है। मीन्स यदि वो नंबर ओरिजिनल नंबर 4 है और उसका 50% 2 हो जाएगा, उसका 25% 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये कितना हुआ? 4 प्लस 2 प्लस 1, तो बेसिकली 7 किसके इक्वल है? 840 के इक्वल है।
7 किसके इक्वल है? 840 के इक्वल। लेकिन क्या 7 बताना है? बताना तो 4 है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो 4 है। तो 7 यदि 840 के इक्वल है, सम है ना वो 840, तो इसलिए मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया। 7 यदि 840 है, तो 4 किसके इक्वल होगा ये बताना है। अब यहाँ से यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर दो, 840/7। तो 4 किसके इक्वल होगा? 840/7 इंटू 4। सो 7 इंटू 1, 7 इंटू 120। सो दिस इज इक्वल टू 480। देखो आपका आंसर आ गया 480। सो 480 इज द राइट आंसर। ओके, देखो एक चीज़ और है, आप ना अरिथमेटिक के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूनिटरी मेथड, जिसे हिंदी में हम लोग एक एक नियम कहते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। और ये हम लोग काफ़ी बचपन में सीखते हैं। यहाँ पर भी जो आप सब ये शॉर्टकट अप्लाई करते हो ना, ये कहाँ से आता है? ये यूनिटरी मेथड से ही ड्राइव होते हुए आता है। आई होप कि आप सब ये रियलाइज़ करते होंगे, ठीक है? और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ, इस सेशन में हर लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में किसी शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस होता है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का भी लेकर के आता हूँ। कुछ क्वेश्चंस सुपर ईजी होते हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी लेकर के आता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, जो शायद एग्जाम हॉल में यदि आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, तो शायद आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी लेकर के आता हूँ, ताकि आप सब किसी भी लेवल का पेपर आए आपके शिफ्ट में, क्योंकि एसएससी जीडी मल्टीपल शिफ्ट में होना है। अब यदि मल्टीपल शिफ्ट में होना है, तो पेपर का लेवल में आपको दिख सकता है कि किसी एक शिफ्ट में बहुत आसान आ गया, किसी में मॉडरेट आ गया, किसी में डिफिकल्ट आ गया। तो आपको हर टाइप के पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आपके शिफ्ट में पेपर का क्या लेवल रहने वाला है, ठीक है?